नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी कक्षा 7 बसंत भाग 2 का 11वां पाठ का नाम है नीलकंठ। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 10 खान पान की बदलती तस्वीर पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाल हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की लिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। नीलकंठ। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे पर पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वह पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहा, लेकिन भाई जरा सोच लो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मूंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाव के पर लगे हैं तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार रत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरी रद्दी कागज की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में घूम इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने का चित्रा यानी मेरी बिल्ली इन नवागंतुकों को का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐसे ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमाननीय मारजारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वाले में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू की रागनी अल्पाने लगे।
बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोता मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगा। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंग में था जैसा इल्ली से तिल्ली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ ध्रुति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भांगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण भाग दोनों पंखों में सलेटी सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उदीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति से एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ जैसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं से जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देख कर ही किया जा सकता था। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की शाम श्वेत पत्र लेखा, मंत्र गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। खरगोश के वे बच्चे छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आंत्र क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर भी कभी उसे क्रोध होने का अवसर न देते। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उनका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वे मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छौल का खेल खेलते रहते। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निकलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया, फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं गिर पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब वो प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषता तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मगन नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया।
तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा की ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले वे हवा में उसकी सजलाहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाले बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरी से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के ही समान ही थी। उसके मुंह से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कम वक्त चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मैंने पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रहीं, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाई बैठी रहती। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। इस कलह कोलाहल से उसने भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार वे खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिनों बाद सबके में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने का संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का निशान मिला। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धारा में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा को निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भाग कर लौट आया था।
अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाई रहती। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अस्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो आ जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। महादेवी वर्मा। अब हम नीलकंठ पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? इसका उत्तर है, मोर मोरनी के नाम उनके रंग, रूप और स्वभाव के आधार पर रखे गए थे। मोर की गर्दन नीली और आभा लिए हुए थी, इसलिए लेखिका ने उसका नाम नीलकंठ रखा। मोरनी मोर के साथ उसकी छाया बनकर रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा। प्रश्न 2, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? इसका उत्तर है, मोर के बच्चे जब जाली घर में पहुंचे तो उनका स्वागत सब पक्षियों ने नववधू की तरह किया। लक्का कबूतर गुटर गूं करते हुए उनके चारों ओर घूमकर निरीक्षण किया। बड़े खरगोश गंभीर सभासदों की तरह देखने लगे। छोटे खरगोश कूदने लगे। तोते उन्हें देखते रहे। इस प्रकार मोर के बच्चों के जाली घर में आने से सभी पक्षियों में हलचल मच गई। प्रश्न 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं? इसका उत्तर है, लेखिका को नीलकंठ बहुत प्रिय था। उसका पक्षियों का सेनापति बनना लेखिका को अच्छा लगता था। नीलकंठ जब अपने पंखों को फैलाकर मंडलाकार बनाकर नृत्य करता था तो वह दृश्य लेखिका को अच्छा लगता था। नीलकंठ का हथेली से भुने चने कोमलता से चोंच द्वारा उठाकर खाना अच्छा लगता था। प्रश्न 4, इस आनंद उत्सव की रांगनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर, नीलकंठ और राधा में बहुत प्रेम था, परंतु जाली घर में कुब्जा नाम की मोरनी के आने से उन्हें विरह का दुख सहन करना पड़ा। कुब्जा ईर्ष्यालु थी। उसे राधा का नीलकंठ के साथ रहना पसंद नहीं था। वह राधा को देखते ही उसे मारती थी। उसने राधा के अंडों को भी फोड़ दिया। नीलकंठ को कुब्जा का साथ अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह कई कई दिनों तक इधर उधर छिपा रहता। एक दिन नीलकंठ बिना बीमारी और चोट के मर गया। इस प्रकार कुब्जा के आने पर नीलकंठ और राधा के आनंद उत्सव की रागनी के तार टूट गए। प्रश्न 5, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? इसका उत्तर है, वसंत की ऋतु में आम के पेड़ सुनहरी मंजरियों से भर जाते थे। अशोक के वृक्ष नए लाल पल्लवों से ढक जाते थे। उस समय नीलकंठ का जाली घर में रहना असहनीय हो जाता था, इसलिए उसे जाली घर के बाहर छोड़ना पड़ता था। प्रश्न 6, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया। इसका उत्तर है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव मिलजुल कर एक साथ रहते थे। कुब्जा अपने नाम के अनुरूप थी। उसका किसी के साथ मित्रता नहीं हुई क्योंकि वह झगड़ालू थी। वह राधा से बहुत लड़ती थी। प्रश्न 7, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, एक दिन सांप ने खरगोश के बच्चे को निगलने का प्रयास किया। खरगोश के बच्चे के मुंह से धीमी आवाज में चींची सुनकर मोर फुर्ती से वहां आया और खरगोश के बच्चे को सांप के मुंह से बचा लिया। नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं। नंबर 1, संरक्षक। नीलकंठ स्वयं को जाली घर के सब जीवों का सेनापति समझता था। वह उनकी देखभाल करना अपना कर्तव्य समझता था। नंबर 2, चौकन्ना। जब खरगोश के बच्चे ने चींची की आवाज़ की तो नीलकंठ आवाज़ को सुनकर शीघ्र ही उसके पास आ गया। नंबर 3, फुर्तीला। नीलकंठ बहुत फुर्तीला था, सभी का ध्यान रखता था। नंबर 4, बुद्धिमान। जब सांप ने खरगोश के बच्चे को पकड़ रखा था तो नीलकंठ ने बुद्धि से काम लिया। उसने सांप के फन को पंजों से दबाया और चोंच से मारा। इससे सांप के मुंह से खरगोश का बच्चा छूट गया। नंबर 5, बहादुर। नीलकंठ बहुत बहादुर था।
अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। नंबर 1, नीलकंठ किस प्रकार की विधा है? क कहानी, ख नाटक, ग रेखाचित्र, घ निबंध। इसका सही आंसर है ग रेखाचित्र। नंबर 2, नीलकंठ रेखाचित्र की लेखिका कौन है? क महादेवी वर्मा, ख मीराबाई, ग सोना देवी, घ कीर्ति चौधरी। इसका सही उत्तर है क महादेवी वर्मा। प्रश्न 3, लेखिका ने पाठ में किसके प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है? क पशुओं, ख पक्षियों, ग मानवों, घ दानवों। इसका सही उत्तर है ख पक्षियों। प्रश्न 4, पाठ में नीलकंठ के कौन से अनुभवों का लेखा जोखा है? क नमकीन, ख खट्टे, ग मीठे, घ मीठे कड़वे। इसका सही उत्तर है घ मीठे कड़वे। प्रश्न 5, एक दिन लेखिका ने स्टेशन पर किसे पहुंचाया? क पिता को, ख माता को, ग मेहमान को, घ भाई को। इसका सही उत्तर है ग मेहमान को। प्रश्न 6, लेखिका स्टेशन जाने के बाद कहाँ गई? क पशुओं की दुकान, ख पक्षियों की दुकान, ग मछली की दुकान, घ मुर्गों की दुकान। इसका उत्तर है ख पक्षियों की दुकान। प्रश्न 7, दुकान के मालिक का क्या नाम था? क बड़े मियाँ, ख छोटे मियाँ, ग अरबाज, घ शहनवाज। इसका सही उत्तर है क बड़े मियाँ। प्रश्न 8, कवित्री के अनुसार पक्षियों में कौन सी भावनाएं पाई जाती हैं? क कठोर, ख कोमल, घ संघर्ष, घ समन्वय। इसका सही उत्तर है ख कोमल। प्रश्न 9, दुकानदार ने कवित्री को क्या दिखाया? क कबूतर, ख खरगोश, घ मोर मोरनी, घ चिड़िया। इसका सही उत्तर है ग मोर मोरनी। प्रश्न 10, कवित्री ने दुकानदार से पक्षी कितने रुपए में खरीदे? क 50, ख 40, घ 30, घ 10। इसका सही उत्तर है ग 30। प्रश्न 11, कवित्री ने दुकानदार को इनाम में कितने रुपए दिए? क 10, ख 2, घ 5, घ 3। इसका सही उत्तर है ग 5। प्रश्न 12, पिंजरे में दोनों पक्षी किसके समान दिख रहे थे? क कबूतर, ख तीतर, घ बटेर, घ चिड़िया। इसका सही उत्तर है ख तीतर। प्रश्न 13, लेखिका दोनों पक्षियों को लेकर कहाँ गई? क पढ़ने लिखने के कमरे में, ख सोने के कमरे में, घ उपवन में, घ आंगन में। इसका सही उत्तर है क पढ़ने लिखने के कमरे में। प्रश्न 14, मोर के सिर की कौन सी चीज बड़ी और चमकीली हो गई थी? क नोक, ख पंख, घ कलगी, घ सींग। इसका सही उत्तर है ग कलगी। प्रश्न 15, लेखिका के अनुसार मोर की चोंच कैसी हो गई थी? क पैनी, ख तीखी, घ छोटी, घ बड़ी। इसका सही उत्तर है ख तीखी। प्रश्न 16, मोर की गर्दन किस रंग की थी? क नीली, ख लाल, घ हरी, घ पीली। इसका सही उत्तर है क नीली। प्रश्न 17, मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका नाम क्या रखा गया? क नीलांचल, ख नीलकंठ, घ नीलोत्पल, घ नीलांबर। इसका सही उत्तर है ख नीलकंठ। प्रश्न 18, मोर मोरनी की क्या थी? क माता, ख बहन, घ छाया, घ साया। इसका सही उत्तर है घ छाया। प्रश्न 19, नीलकंठ लेखिका के घर का क्या बन गया था? क दास, ख स्वामी, घ मित्र, घ पुत्र। इसका सही उत्तर है ख स्वामी। प्रश्न 20, मोरनी का क्या नाम था? क सीता, ख गीता, घ राधा, घ मीरा। इसका सही उत्तर है घ राधा। प्रश्न 21, चिड़ियाघर के सभी पक्षी किसकी देखरेख में अपना काम करते थे? क मोरनी, ख कबूतर, घ मोर, घ तीतर। इसका सही उत्तर है घ मोर। प्रश्न 22, मोर को अपने पंखों की छाया में सभी को क्या देता था? क प्रेम, ख संरक्षण, घ आराम, घ सुख। इसका सही उत्तर है ख संरक्षण। प्रश्न 23, खरगोश के बच्चे को सांप ने से किसने बचाया था? क मोरनी, ख तीतर, घ मोर, घ कबूतर। इसका सही उत्तर है घ मोर। प्रश्न 24, मोर ने सांप का किस चीज से प्रहार किया? क दांत से, ख पंजों से, घ चोंच से, घ हाथों से। इसका सही उत्तर है घ चोंच से। प्रश्न 25, नीलकंठ ने अपनी चोंच से सांप के क्या कर दिए? क टुकड़े टुकड़े, ख घाव, घ छेद, घ खा लिया। इसका सही उत्तर है क टुकड़े टुकड़े। प्रश्न 26, कार्तिकेय किसका पुत्र था? क शिव, ख बलराम, घ राम, घ विष्णु। इसका सही उत्तर है क शिव। प्रश्न 27, कार्तिकेय के वाहन का क्या नाम है? क चूहा, क खरुड़, घ मोर, घ तीतर। इसका सही उत्तर है घ मोर। प्रश्न 28, मोर को क्या प्रिय है? क युद्ध, ख कला, घ उड़ना, घ खेल। इसका सही उत्तर है ख कला। प्रश्न 29, मोर किसके समान हिंसक नहीं है? क तीतर बटेर, ख कबूतर चिड़िया, घ बाज और चील, घ मानव। इसका सही उत्तर है घ बाज और चील। प्रश्न 30, बादलों को देखकर नीलकंठ अपने पंखों को किस आकार का बना लेता है? क गोल, ख त्रिभुज, घ मंडलाकार, घ चतुर्भुज। इसका सही उत्तर है घ मंडलाकार।
यहाँ पर हमारा यह अध्याय का पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 12 भोर और बरखा पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।